हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सब अच्छे होंगे। चलिए आज का टॉपिक हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए दो चर के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, रैखिक के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, समीकरण के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, और युग्म के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। पहले इस चैप्टर का जो नाम है उसको जो जान लेंगे ना तो समझिए कि इस आधा चैप्टर वैसे ही ख़त्म हो गया। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर का नाम को ध्यान में रखना चाहिए और उस नाम को पहले जानना चाहिए कि कहना क्या चाहता है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, चलिए तो चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए चर का मतलब क्या होता है। चर का मतलब होता है क्या कि जिसका मान निश्चित न हो। क्या हो? जिसका मान निश्चित न हो, अनिश्चित हो। तो क्या होगा? x, y, z, ABCDDF कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, रैखिक का मतलब क्या होता है कि वैसा इक्वेशन या वैसा चर लीजिए जिसका घात कितना हो, एक होना चाहिए। जिसका घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। कि जिसका घात एक होना चाहिए। ठीक है, देखिए समीकरण का क्या मतलब होता है। समीकरण का सीधा अर्थ है क्या चीज से? तराजू से। क्या चीज से अर्थ है? सीधा अर्थ तराजू से अर्थ है। ठीक है, सीधा तराजू से। समीकरण का सीधा अर्थ क्या चीज है? तराजू से है। जैसे आप 2x + 3y = 5 लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इस सेट जैसे हम 1 kg अगर हम चढ़ाए बैठखारा, तो इस सेट क्या करेंगे? 1 kg आपको आम देंगे या सेब देंगे, तो ये बराबर क्या चीज़ का काम करता है? तो तराजू का काम करता है। इसे ही क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, युग्म का मतलब होता है कि जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, जोड़ा कि कोई भी चीज़ हो, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होगा वो क्या चीज़ में होगा? जोड़ा में होगा। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग जान चुके हैं कि ये चैप्टर क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए अब देखेंगे इस चैप्टर में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप होता है कि ax + by + c = 0 होता है। जहाँ क्या होता है कि जहाँ a, b और c क्या होना चाहिए? तो सभी क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी वास्तविक संख्या। ठीक है, तो सभी क्या होगा? सभी वास्तविक संख्या। ठीक है, संख्या। ठीक है, और ये x और y क्या क्या होना चाहिए? घात। तो एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x, y का घात क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जान चुके हैं। ठीक है, और ये उसके बाद जानेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म। ये रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है। देखिए रैखिक का क्या मतलब हम बताए हैं, जिसका घात एक होना चाहिए। समीकरण का तो सीधा अर्थ तराजू से होता है। ठीक है, बराबर से इक्वेट करना है। युग्म का मतलब क्या होना चाहिए कि जोड़ा में होना चाहिए। क्या चीज़ होना चाहिए? जोड़ा में होना चाहिए। तो देखिए इसका जनरल टर्म तो ये होता है व्यापक रूप, तो इसी को क्या करेंगे? मॉडिफाई कर देंगे यहाँ पे। तो चलिए a1x + b1y + c1 = 0 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। लेकिन युग्म का मतलब जोड़ा होता है, तो इसके जैसा एक और होना चाहिए। तो चलिए a2x +
b2y प्लस क्या होना चाहिए, और c2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको हम सेकेंड इक्वेशन बना लिए, ठीक है। तो यहाँ में क्या होना चाहिए, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये पूरा क्या होना चाहिए, तो वास्तविक संख्या होना चाहिए। यहाँ पे a b c वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि a1 कोमा b1 कोमा c1, ठीक है, कोमा a2 कोमा b2 कोमा c2 क्या होना चाहिए, सभी वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या ठीक है, सभी वास्तविक संख्या होगा या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आ जाता है, क्या आ जाता है कि ये देखिए, ये a1 और ये b1, ठीक है, इस दोनों का स्क्वायर का जोड़ कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ये चीज गौर करिएगा, रैखिक समीकरण के युग्म में a1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर का जोड़ कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका NCERT कहता है। और क्यों नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तो क्या होगा, देखिए 0 कैसे होगा, देखिए अगर आप a1 और b1 दोनों बराबर 0 पुट करते हैं और तब स्क्वायर करेंगे जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, ये तो फिक्स है। अगर यहाँ पे 1 लेते हैं, चाहे -1 लेते हैं, चाहे -2 लेते हैं, चाहे यहाँ पे भी कोई भी संख्या लेते हैं, अगर उसका स्क्वायर कीजिएगा इसका स्क्वायर कीजिएगा जोड़िएगा तो कभी भी 0 नहीं आएगा। और एक संख्या 0 रह सकता है, दोनों संख्या मिलके 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक संख्या 0 भी रहेगा, अगर मान लेते हैं कि a1 अगर 0 रहता तो 0 × x तो लिख सकते हैं इसको, लेकिन 0 × x आप प्लस 0 × y लिखेंगे, दोनों अगर 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोमा जैसे ये होगा वैसे ही इसमें भी होगा, b2 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये आपका NCERT कहता है। नहीं तो ये रैखिक समीकरण का युग्म सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे आप लोग गौर से, यहाँ पे देखिए क्या है लिखा हुआ कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कि दो चर में एक रैखिक समीकरण युग्म के कुछ उदाहरण, इसके जैसा कुछ उदाहरण आपको दिखा दिया है। लेकिन इसको जानने से पहले आपको एक चीज़ नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, सब कुछ वीडियो में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इसको आप ऑब्जेक्टिव के लिए नोट कर लीजिएगा कि समीकरण का प्रत्येक हल उसके निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। जैसे कोई भी समीकरण का दो रेखा अगर आएगा, एक दूसरे को कहीं पे भी काटेगा, तो वो जो कट बिंदु आएगा इसका कुछ ना कुछ मान आएगा, तो वही क्या हो जाएगा, उस दोनों इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। एक्स और वाई का क्या हो जाएगा, वही मान हो जाएगा। वो चीज़ आपको हम ग्राफ में बताएंगे और अगला वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम और कुछ इसका महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं कि रेखा से संबंधित बातों को जान लेते हैं। देखिए रेखा से संबंधित 3 बात है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तब क्या कहलाता है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है अर्थात वे समांतर हैं, तब क्या होगा, दोनों रेखाएं समपाती है। कैसे होगा भाई, तो इसको हम जानते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि रेखा से संबंधित बातें, ठीक है। देखिए जब दो रेखाएं एक, अपना भाषा में लिखे हैं, ठीक है, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर काटता है तब उस बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए
कि दो रेखा हम ले लिए, ठीक है, एक दूसरे को काट रहा है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं या कट बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बोलो या प्रतिच्छेद बोलो, बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो यही इसका मतलब है, या कट बिंदु बोलो या कटन बिंदु बोलो, जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होता है तब उस रेखा को क्या कहते हैं? ये सब डायरेक्ट बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोला कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होता है तब उस रेखा को क्या कहते हैं? देखिए, एक रेखा है, इसके समांतर, तो इसके समांतर ऐसे तो लिख हो सकता है, इसके समांतर। समांतर कहने का मतलब इस बीच का डिस्टेंस क्या होगा जगह? समान होना चाहिए। इस दोनों बीच के अंतर का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो जब ये समान रहेगा तो इसको समांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? समांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढक देता है तब उस रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। इसी बात को किताब में दूसरा ढंग से लिखा हुआ है, हम अपना तरीका से लिख के आपको समझने के लिए बहुत शॉर्ट में किए हैं, ठीक है। तो देखिए, एक रेखा है, एक रेखा पर दूसरा रेखा अगर ढक देगा, इसी पर एगो और रेखा जाएगा, उसको अगर ढक देगा तो इस रेखा को क्या कहेंगे? जब रेखा पर रेखा होता है तो इंग्लिश में इसको कॉलिनियर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? समपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समपाती रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समपाती रेखा। यही तीन कंडीशन आता है ये लाइन में, यानी कि रेखा में। इसी तीन कंडीशन पे आपका ग्राफ बनेगा। तीन तरह का ग्राफ आप लोग को बन सकता है, ठीक है। तो यही तीन कंडीशन में या तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, या तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, या तो एक रेखा दूसरे रेखा को काट के आपको बिंदु देगा, ठीक है। तो उस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलिए अब 3.1 का हम 3.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 3.1 में आपको क्या कह रहा है? 3.1 में आपको कह रहा है यहाँ पे, देखिए गौर से, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल है। चलिए, अगर आपको हम एक बात यहाँ पे पूछें कि किसी आदमी का उम्र है 20 साल, ठीक है, वर्तमान उम्र, अभी बोलेंगे कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले का उम्र क्या होगा, क्या हुआ होगा? मतलब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले क्या हुआ होगा? तो 5 घटा देंगे, बोलेंगे कि डायरेक्ट कि 15 में से 5, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 होगा। चलिए, लेकिन बोलेंगे कि इस 10 वर्ष बाद कितना उम्र होगा? तो आप 20 में डायरेक्ट 10 जोड़ दीजिएगा, बोलिएगा कि 30 वर्ष है। तो हमको क्या चीज़ का जानकारी लेना चाहिए यहाँ पे कि वर्तमान उम्र का जानकारी अगर रहेगा हमको तो खटाक से बता देंगे कि किसका कितना उम्र है। तो इसीलिए उम्र वाला क्वेश्चन जब भी आप बनाइए तब भी अगर मानना हो तो वर्तमान उम्र माना जाता है, ठीक है। तो हम वर्तमान उम्र पहले मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, माना कि, ठीक है, माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र क्या है? वर्तमान उम्र है x वर्ष मान लेते हैं। तो आफ्ताब की पुत्री
ठीक है, आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान उम्र क्या है, y वर्ष, ठीक है, मान लिए, ये दो चीज़ मान लिए। अब देखिए प्रश्न क्या कहते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न हमको कहता है कि 7 वर्ष पूर्व था ना, हाँ, कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष क्या था, पूर्व था, पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले वर्तमान उम्र दोनों का लिख लेंगे, बीच में बराबर लिख लेंगे। 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष घटाना पड़ेगा, 20 में से 5 घटाए थे तो 15 हुआ था, बताए थे आपको। तो y में से क्या करेंगे, 7 वर्ष इसमें से इसमें घटाएंगे, दोनों में से। ये बोल रहा है आफ्ताब कि 7 वर्ष पूर्व हम तुम्हारा शतगुना थे, ठीक है, तो इस शतगुना था, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, ठीक है, सबको एक साइड कर लेते हैं। तो x माइनस 7y, 49 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 49, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y, इसमें से 49 में से 7 को घटाएंगे तो कितने बच जाएगा, 42 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। डाइट इम्प्लाइज मानना भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन में कह रहा था क्या कि 3 गुना था ना, हाँ 3 गुना था, और क्या था, 3 वर्ष बाद था, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार क्या है, पुनः प्रश्नानुसार कि 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद है, तो जो वर्तमान उम्र होगा उससे 3 वर्ष बाद है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, x वर्ष क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। तब ये बोल रहा था क्या, यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा है कि 3, क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। दूसरा पार्ट है 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, तो 3 गुना आयु का ये रहेगा, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3 से y को गुना करेंगे तो 3y और प्लस 3 तिया 9। अब देखिए ये पूरा को इस साइड ले आए, तो x माइनस 3y और 9 को इधर लाएंगे, ये 3 तो है ये है, 9 आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y और माइनस क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तब इसके बाद क्या करेंगे, हमको बोल रहा है कि ग्राफीय विधि से, अगर आप यहाँ तक भी बना के छोड़ देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आगे आपको बोलेगा ग्राफ बनाने के लिए तो कैसे ग्राफ बनाएंगे। चलिए तो समीकरण देखिए इसमें कि समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण हमारा फर्स्ट क्या है, ग्राफ बाबू क्या है मेरा फर्स्ट, यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारा समीकरण ये है, यहाँ पे ये, सेकंड समीकरण ये, तो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट समीकरण हमारा क्या है, ये है, चलो तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, कम से कम हमको ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट का ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, 2 पॉइंट रहना चाहिए x और y। देखिए एक बार x बराबर 0 पुट कर दो, एक बार y बराबर 0 पुट कर दो, लेकिन y बराबर अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो देखो ई वाला y वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको उस साइड भेजेंगे तो -42 हो जाएगा, बहुत बड़ा अंक हो जाएगा, तो ग्राफ बनाने में हमको दिक्कत होगा, तो कुछ सोच के पुट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम कि x बराबर क्या करते हैं कि 0 पुट करते हैं, तब मान क्या आता है। ठीक है, तो x बराबर इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 7 हुआ, 42 को उस साइड भेज देते हैं तो माइनस 42, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 42 बट्टा क्या हो जाएगा -7, काटेंगे तो 7 छक 42, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए x बराबर हम 0 पुट किए तो y बराबर 6 आ गए। देखिए यहाँ पे अगर हम 7 पुट कर देंगे तो दोनों को घटाएंगे तो 7 बचेगा, 6 बचेगा, तो हम 7 पुट कर 7 7 49 हो जाएगा। अब 42 में से 49 अगर घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 7 बचेगा, 7 को उस साइड करेंगे तो +7 हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं वही चीज़ पुट करके देखते हैं। देखिए सेकेंड में हम क्या करते हैं कि y इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 7 करो या 6 करो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 पुट करेंगे तो x माइनस 7 गुना 7 प्लस 42 इक्वल टू 0। देखिए तब x माइनस क्या हो जाएगा 7 49 प्लस 42। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 है, तो इस घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाला ज़्यादा है इसीलिए माइनस चिन्ह, 42 घट जाएगा इसमें से, तो क्या बचेगा 7 बचेगा इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, जब वो ई जाएगा उस साइड तो क्या हो जाएगा 7 7 49 तो 7 तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 7 हो जाएगा। तो y बराबर क्या पुट किए हैं हम 7 पुट किए हैं, तो x का भी मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 आएगा ना जी। देखो तो 7 छक 7 7 49। ठीक है, माइनस हो जाएगा, 49 घटेगा तो माइनस हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हमारा निकल गया। अब दूसरा इक्वेशन समीकरण 2 से, ठीक है ना, समीकरण 2 से, ठीक है, 2 से भी ऐसा ही टेबल एक बनाएंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर इक्वेशन कहाँ है, यहाँ पे इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन है, इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 2 नंबर इक्वेशन क्या है, 2 नंबर इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए हम x बराबर क्या करते हैं, यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, x और y का मान, चलिए x बराबर हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 0 पुट करते हैं, तो y का मान क्या आता है। देखिए x के जगह पे 0 पुट कर दिया, -3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इस 6 को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -3 बराबर ये 6 उस साइड जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो प्लस लिखा नहीं जाता, चलो लिख दिए तो कोई बात नहीं। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 बट्टा -3 हो जाएगा, 3 दूना 6 तो -2 हो जाएगा। y का मान -2 आया, x का मान क्या रखे थे 0 रखे थे। अब y का मान रखो, अब देखो y बराबर हम 0 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं कि y बराबर जब हम 0 रखते हैं तब x का मान क्या आएगा, तो x -3 इंटू 0 -6 इक्वल टू 0। इस पूरा को गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x -6 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब y का मान 0 लिए तो x का क्या मान आया है 6 मान आया है। ठीक है, चलिए इसको अब हम ग्राफ पे दर्शाते हैं, इस दोनों बॉक्स को हम क्या करते हैं ग्राफ पे दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दर्शाते हैं। चलो दोनों बॉक्स पहले लिख लें, यहाँ पे क्या क्या आया है देखो, दोनों बॉक्स को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या आया है तो बनाने में आसान रहेगा। ये x है, ये y है। ठीक है, ये x है, ये y है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपका बाबू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है आपका ये वाला है कि ये x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 वाला का है। ये है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 वाला का है। इसमें मान क्या आया था, मान आया था 0,677 आया है। इसमें क्या मान आया है 0 -2 और सॉरी यहाँ पे तो हम x लिख दिए हैं, यहाँ पे x का है लिख दिए हैं रे, यहाँ पे क्या होगा
कि x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा ना, x का मान 6 होगा तब ना y बराबर 0, तो x का मान 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह 6, y का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या है दूसरा इक्वेशन, x का मान 6 आया, y के बराबर 0 पुट करना। ठीक है, अब देखिए, अब हम इक्वेशन धराम से बना लेंगे, तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तुरंत ग्राफ बना लेंगे। चलिए यहाँ पे ग्राफ देखते हैं। चलिए हम अप्रॉक्स बना रहे हैं, आप लोग देखिएगा। ठीक है, काहे कि स्केल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए मैक्सिमम पॉइंट 6 से 7 तक है ना। चलिए बराबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, चलिए 7 तक ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 तक लिए। वाई एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, पूरा दिख रहा है ना जी आप लोग को। चलिए पहला पॉइंट यहाँ से लेते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन का लेते हैं पॉइंट 0 और 6, एक्स पर 0, तो एक्स 0 कब होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, -7 तक चलो, ये 1 2 3 4 5 6 7 तक चलो। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 0 और 6 लेते हैं। x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर क्या होता है, x 0 होता है, लेकिन y का मान कितना 6 लेना है, तो y का मान 6, तो ये हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, 0 और 6 हो जाएगा। ठीक है, 0 और 6 हो जाएगा। दूसरा क्या है, 7 और 7 लेना है, x भी 7 और y भी 7, और दोनों पॉजिटिव लेना है, तो x 7 इधर पॉजिटिव और y 7 इधर पॉजिटिव, तो ये कहाँ आएगा, अगर इसको हम डॉट 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 ऐसे मारे और इसको डॉट 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 ऐसे मारे मिलाए, ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है, देखिए इसी में आ गया। ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, बहुत गंदा हो गया। चलो इस टाइप का क्या हो जाएगा, ये एक लाइन खींचा जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, x - 7y + 42 = 0। अब देखो, अब दूसरा इक्वेशन इससे निकालेंगे। x बराबर जब 0 तो y बराबर -2, x बराबर 0 क्या y एक्सिस पे होता है, लेकिन y का मान क्या है, -2, तो -2 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, -2 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 6, तो ये y एक्सिस पर क्या हो जाएगा, x एक्सिस पर क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मान कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, ऐसे करके मिलाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे। ठीक है, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, अच्छा से बनेगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जाकर आपस में कटेगा, क्योंकि इधर ज़्यादा मुंह है, इधर थोड़ा छोटा है, तो आगे जाके क्या होगा, ये कहीं ना कहीं कटेगा। ठीक है, तो यही आपका इस इक्वेशन का क्या नाम है, x - 3y - 6 = 0। ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, यही आपका ग्राफ बन गया। हालांकि ग्राफ बनाना इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं था, लेकिन ग्राफ बोला है तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है हमको कि क्या कह रहा है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी।
बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, बल्ला बोल रहा है, गेंद बोल रहा है, तो मान लेंगे ये रुपया में दिया हुआ है, तो मानेंगे कि बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया और गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो मानना कि, ठीक है, माना कि क्या बोल रहा था, बल्ले का मूल्य बराबर क्या, x रुपया। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेंद है ना, हाँ, गेंदे का मूल्य बराबर क्या, y रुपया। तब बोल रहा था, पहला में बोल रहा था 3 बल्ला और 6 गेंद बोल रहा था ना। तो 3 बल्ला, तो 3 को क्या करेंगे, बल्ला से गुना कर देंगे और प्लस 6 गेंद, तो 6 गेंद, तो प्लस क्या 6 गेंद, तो 6 को y से गुना कर देंगे, बराबर में कितना, तो 3900। कितना बोल रहा है कि 3900 रुपया है। ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो जाएगा। ये क्या था, प्रश्नानुसार। ठीक है, आप पुनः सर, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार। देखिए उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या कह रहा था कि, देख लेते हैं फिर से, कि सेकंड स्टेप में कह रहा था ये कि एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदता है। ठीक है, तो देखो एक बल्ला खरीद रहा है, तो x प्लस क्या 2 गेंद खरीद रहा था, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1300 रुपया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा, यही 2 हो गया। इसी दोनों को क्या करेंगे, मान निकाल देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर इस साइड लीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको भी इस साइड लीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, यहीं पे छोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। आगे जाके अगला चैप्टर जो बताएंगे तो इसको कैसे ग्राफ बनाते हैं और अच्छा से ग्राफ को समझा देंगे। एकदम बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके जो पूछा हुआ बोर्ड में क्वेश्चन होगा उससे सिखा देंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कि तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद, ठीक है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय ज्यामितीय क्या बोल रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला तो बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी सेब बोल रहा है। तो माना कि क्या बोलेंगे, सेब का मूल्य या क्या बोलते हैं, अंगूर का मूल्य x और y रुपया में मान लेंगे। ठीक है, तो पहला मान लेते हैं। ठीक है, माना कि, ठीक है, माना कि सेब, पहले सेब मान लेते हैं कि सेब का मूल्य बराबर क्या, x रुपया। ठीक है, x रुपया। तब क्या मान लेंगे, सेब का है x रुपया, तो अंगूर का क्या हो जाएगा, अंगूर का मूल्य बराबर क्या मान लिया, y रुपया मान लिया। अब क्या बोल रहा है कि 2 केजी से बोल रहा था, तो 2x, केजी नहीं लिखते हैं, चलो 2x प्लस और क्या 1 केजी अंगूर, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो अंगूर का कितना माने हैं, y माने हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाता है, 160 रुपया हो जाता है। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे प्रश्नानुसार से। देखिए सेकेंड स्टेप, सेकेंड में पुनः प्रश्नानुसार से। ठीक है, देखिए सेकेंड स्टेप में कह रहा था क्या कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर बोल रहा था, का कितना हो जाता है, 300 रुपया ना। क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं, खोल के रख सकते हैं। तो देखिए 4 केजी से बोल रहा था, 4x प्लस कितना, 2 केजी अंगूर बोल रहा था ना, कि तो 2 केजी अंगूर, तो 2y
इक्वल टू कितना होना चाहिए, 300 रुपया होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा ग्राफीय विधि से, चाहे कोई भी और विधि लगा सकते हैं, बीजगुणनखंड विधि या विलोपन विधि, वो सब आगे जाके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कैसा लगा सो बता दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।